बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। 4-5 अहम खबरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मिसाल के तौर पे डीजी नायब शहजाद सलीम साहब जो हैं वो दोबारा लाहौर में आ गए हैं बतौर डीजी। वो कैसे उनको अपॉइंट किया गया और क्यों किया गया और इस तब्दीली का जो है वो मकसद क्या हो सकता है और उनको पहले क्यों हटाया गया था, एक तो इस पर ज़रा बात करेंगे। दूसरा, पीपल्स पार्टी जो काबीना का हिस्सा नहीं बनना चाह रही थी और उसने नून लीग के सामने कुछ शराइत रख दी थी और नून लीग के लिए बहुत मुश्किल था कि उन शराइत पर अमल करे। अब पार्शली कुछ वो शराइत मान ली गई हैं और अब लगता है कि शायद पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बन जाएगी और हुकूमत साजी जो है उसका अमल मुकम्मल हो जाएगा। इस हवाले से कुछ बात करते हैं। दूसरा, जमायमा के घर के बाहर जो मुजाहिरा हुआ है, इसके पहलू क्या हैं, क्यों किया गया, कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही साथ सबसे पहले ज़रा मैं बात करना चाहता हूँ बिजली की कीमतों के बढ़ाने के हवाले से। 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है और पेट्रोल भी महंगा होने जा रहा है। समरी पहुँच चुकी है हुकूमत के पास ओगरा की जानिब से कि पेट्रोलियम मसनूआत को महंगा किया जाए और 78 रुपये फ़ी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश की गई है। अच्छा, अब देखिए, इस पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि क्यों महंगी हो रही है, नहीं महंगी होनी चाहिए, लेकिन ये ज़रूर है इस महंगा बिजली की कीमतें बढ़ाने से और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने से ये चीज़ ज़रूर साबित होती है कि ये हुकूमत के इख्तियार में नहीं होता, उसके बस में नहीं होता कि जब आलमी मंडी में कोई चीज़ महंगी हो रही होती है तो उसको महंगा करना पड़ता है। आलमी मंडी में अगर पेट्रोल महंगा होगा तो महंगा करना पड़ेगा। तो इससे पिछली हुकूमत में जो इस पर सियासत की गई उस पार्टीज़ की तरफ से, उन पार्टीज़ की तरफ से जो आज हुकूमत में हैं और इनको महंगा करने जा रही हैं, इसका मतलब ये हुआ कि वो सियासत जो थी वो गलत थी। इन मौज़ूआत पर सियासत नहीं होनी चाहिए थी। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर जो है वो बयानबाजी नहीं की जानी चाहिए थी, ये जानते हुए कि जब आलमी मंडी में महंगा होगा तो पाकिस्तान में बढ़ाना ही पड़ेगा। बिजली जब महंगी होगी तो बढ़ानी ही पड़ेगी और फिर IMF के साथ मुआहिदा भी है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब जब हुकूमत महंगा करने के लिए जा रही है बिजली को और पेट्रोल को, और बिजली की महंगा करने का तो नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है और इसी तरह से पेट्रोल महंगा होने जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि क्या अब जो अपोजिशन है वो भी सियासत करेगी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब ये साबित ये हो रहा है कि इन मौज़ूआत पर सियासत करना, यानी अगर इमरान खान को इसलिए निकाला गया कि वो बहुत महंगाई कर रहे थे, तो फिर नई हुकूमत के आने का जवाब भी यही है कि वो महंगाई को कम करके दिखाए, पेट्रोल की कीमत ना बढ़ने दे और बिजली की कीमत ना बढ़ने दे और इसी तरह से जो है वो आवाम को रिलीफ फ्राहम करे। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं तो फिर जो मौजूदा हुकूमत है इसके सोचने की बात यह है कि माजी में की गई सियासत गलत थी। दूसरी बात यह है कि आबिद शेर अली साहब ने एक ऐसी खातून के घर के बाहर एहतजाज करने की कॉल दी अपने कारकुनों को जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसका पाकिस्तानी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसके बच्चों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। इमरान खान साहब के बच्चे सियासत में नहीं हैं, जमायमा सियासत नहीं कर रही हैं, उनका इमरान खान के साथ भी इस वक्त कोई ताल्लुक नहीं है, वो माजी में उनकी अहलिया रही हैं। आबिद शेर अली ने जिस वजह से ये कॉल दी है, जाहिर है नवाज शरीफ के घर के बाहर एहतजाज हो रहा है, वो एक सियासी शख्सियत है, उनके बच्चे सियासत में रहे हैं और जो है वो एक तरह से जो है वो इस पूरी कहानी का वो हिस्सा हैं, उनके ऊपर केसेस हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं। इमरान खान के बच्चे जो हैं वो एब्सकॉन्डर नहीं हैं, उन्होंने कभी सियासत में हिस्सा नहीं लिया, वो पाकिस्तान की सियासत के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो जमायमा के घर के बाहर एहतजाज की कॉल देना, मेरा ख्याल है ये जहालत की बदतरीन मिसाल है और जहालत की बदतरीन अलामत है। ये ज़ाती गुस्सा है जिसका वो इजहार करना चाहते हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक है कि आप एक ऐसी खातून जो माजी में उनकी अहलिया रही हैं तो उनके घर के बाहर जो है वो आप एहतजाजी मुजाहरे की कॉल दे दें। ये बहुत ही परले दर्जे की मैं समझता हूँ कि किसी खातून की ज़ाती ज़िंदगी में और बच्चों की ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत करने की कोशिश है। अब साजिश है या मुदाखलत है ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल बहुत ही नामुनासिब बात है जो की गई है। और जमायमा ने बड़े दुखी दिल के साथ ट्वीट किया है कि मुझ पर जो है वो मज़हब की बुनियाद पर हमला किया जा रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 90s के दौर में वापस चली गई हूँ। आपको याद है कि शादी के बाद जब वो पाकिस्तान आई थी तो उनको यहूदी इतनी बार कहा गया कि वो उससे बहुत परेशान हुई और यहाँ पर वो रह नहीं सकें। और इमरान खान भी बड़े दुखी दिल के साथ इस बात का इजहार करते हैं कि उसको पाकिस्तान की जो सियासी जमातें थीं उन्होंने अपने कारकुनों को पीछे लगाकर यहाँ पर पाकिस्तान में जो है वो रहने नहीं दिया और उनका जीना तंग कर दिया।
तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। अब दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो सियासी तौर पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक डेडलॉक चल रहा था, और डेडलॉक इस बात पे चल रहा था कि नून लीग कहती थी कि आप आएँ काबीना में, और पीपल्स पार्टी कहती थी हम काबीना में नहीं आएंगे। फिर वो आना चाहते थे तो उन्होंने एक शराइत रख दी थी, और शराइत ये रखी थी कि हम 15 पंजाब की 15 सीटों पर हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की जाए। और सीट एडजस्टमेंट करने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है वो नून लीग पंजाब में स्ट्रांग समझी जाती है, तो पंजाब की जो सीटें हैं ये अगर नून लीग अपनी सीटें दे देती है या विड्रॉ कर देती है और पीपल्स पार्टी के हक में बैठ जाती है तो वो सीटें पीपल्स पार्टी ले जाएगी। अब जाहिर है दोनों ने हरीफ जमातों के तौर पर इलेक्शन लड़ना है, नून लीग और पीपल्स पार्टी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होकर इलेक्शन लड़ रहे होंगे। तो 15 सीटों पर अगर सीट एडजस्टमेंट नून लीग कर देती तो ये सीधा सीधा नून लीग की तरफ से पीपल्स पार्टी को 15 सीटों का तोहफा होना था। इस पर नून लीग मान नहीं रही थी, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती थी बस ठीक है, फिर आप हुकूमत करें और आप काबीना बनाएं और हमारी सीटें, हमारी जो वजारतें हैं वो बाकी जमातों में बांट दें, हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इस पर जो है वो अब ये डेडलॉक ख़त्म हुआ है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नईम अशरफ भट्ट साहब की ये खबर है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान इस बात पर इत्तफाक हो गया है कि 7 से 8 सीटें जो हैं पंजाब में उन पर सीट एडजस्टमेंट की जाएगी, जिनमें जो पीपल्स पार्टी के स्टालवर्ड्स हैं, जो अहम सीटें हैं, उनकी मिसाल के तौर पर कायरा साहब हैं, 42-43 हज़ार वोट उन्होंने पिछले इंतखाबात में भी लिया था। राजा परवेज़ अशरफ की सीट है, तो वो समझते हैं कि इन सीटों पर जो है वो नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े ना करे। कुछ और सीटें भी हैं जहां पर उनकी पोजीशन बेहतर होगी, तो ताकि ये 15 यकीनी सीटें नून लीग जो है पीपल्स पार्टी पंजाब से निकाल सके। तो इस पर जो है वो इत्तफाक किया है, लेकिन इत्तफाक इस बुनियाद पर हुआ है कि ठीक है, फिर हम सिंध में भी हमें जो है वो कुछ सीटों पर सीट एडजस्टमेंट की जाए और वहाँ पर पीपल्स पार्टी नून लीग के हक में अपने बंदे खड़े नहीं करेगी। और मिसाल के तौर पर एक कराची की सीट है जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वहाँ से पिछली मरतबा भी इलेक्शन लड़े थे और बड़े कम मार्जिन से हारे थे। फैसल वोडा ने बड़े एक थिन जो है वो मार्जिन के साथ उनको शिकस्त दी थी। तो अगर वहाँ पर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी तो नून लीग वहाँ से सीट निकाल सकती है। तो इस तरह की एडजस्टमेंट हुई है और उसके बाद फौरी तौर पर हमने देखा है कि एक कुछ डेवलपमेंट शुरू हो गई हैं, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ जो है उन्होंने स्पीकर के तौर पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और वो अब जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से स्पीकर बनने जा रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो चीज़ें आगे प्रोसीड कर रही हैं और पंजाब का गवर्नर जो है वो उसके लिए भी मखदूम अहमद महमूद साहब का नाम आ गया सामने। और मखदूम अहमद महमूद जो हैं ये पहले भी पंजाब के गवर्नर रहे हैं और आप जानते हैं पीपल्स पार्टी के लिए इससे बहुत अहम है कि अगर मखदूम अहमद महमूद को निकाल दें पीपल्स पार्टी में से तो पीपल्स पार्टी पंजाब में तकरीबन ज़ीरो हो जाती है सीटों के लिहाज से, क्योंकि इस वक्त पंजाब में गालिबन 7 सीटें हैं पीपल्स पार्टी की, उसमें से 6 जो हैं वो मखदूम साहब के हल्के, उनके अहबाब, उनके रीजन रहीम यार खान और दाएँ बाएँ के लोग त्राफ्स की हैं, यानी या 5 सीटें तकरीबन। तो आप समझ लीजिए कि मखदूम अहमद महमूद की ज़ाती सीटें अगर निकाल दी जाएँ पीपल्स पार्टी पंजाब में से तो पीपल्स पार्टी के पास 1 या 2 सीटें बचती हैं। तो मखदूम अहमद महमूद इसलिए बहुत अहम हैं पीपल्स पार्टी के लिए और तभी उनको पहले भी गवर्नर का ओहदा दिया गया था और अब फिर उनको गवर्नर पंजाब के तौर पर नामजद कर दिया गया है और ऐसा लगता है कि मखदूम अहमद महमूद ही गवर्नर पंजाब होंगे। इससे पहले कमरजमान कायरा का नाम चल रहा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि कायरा साहब को फिर कुछ किसी और चीज़ पर राज़ी किया जाएगा। मखदूम अहमद महमूद इसलिए ज़्यादा अहम है, मैंने आपको वजह बता दिया वो क्यों ज़्यादा अहम है, तो उनको एडजस्ट करना और पंजाब की गवर्नरशिप देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आखिरी चीज़ पर आ जाएँ, वो है DG नायब शहजाद सलीम की दोबारा तैनाती का मामला। आप जानते हैं वो साबिक DG नायब शहजाद, और अब तो नोटिफिकेशन हो गया तो वो दोबारा DG नायब लाहौर बन गए। शहजाद सलीम साहब जो हैं उन्होंने पंजाब में बहुत मेहनत के साथ काम किया और उन्होंने रिकॉर्ड रिकवरीज़ की, अगरचे उनमें ज़्यादातर रिकवरीज जो थी वो हाउसिंग सोसाइटीज़ और प्राइवेट बिजनेसमैनों से थी और सियासी शख्सियात से कुछ ख़ास रिकवरी नहीं की जा सकी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत अहम और स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस बनाए थे। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाए थे, उनके ख़ानदान के दीगर अफराद के ख़िलाफ़ रेफरेंसेस बनाए थे, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उन्होंने तैयार किया था। तो उनके बारे में समझा जाता है कि वो निडर आदमी हैं और किसी के भी ख़िलाफ़ जो है वो दलेरी के साथ काम करते हैं। शहजाद सलीम साहब जो हैं उन्होंने उनके दौरे जब वो DG थे तो उस वक्त वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उनको भी 2 मरतबा तलब किया गया था, वो जो लिकर का केस था। वो अलग बात है कि उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह नहीं बन सका था। अब सूरत हाल ये है कि इनको जब निकाला गया था शहजाद सलीम साहब को, तो इन पर इल्ज़ाम ये लगा था कि ये शहबाज शरीफ के केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सके और मंतकी अंजाम तक ना पहुँचाने की वजह से उनको की पादाश में उनको जो है वो खुड्डे लाइन कर दिया गया था और उनको रावलपिंडी भेज दिया गया। लेकिन अपनी सोर्सेज से हमारे पास चीज़ें आती रहीं कि
वो ये समझते थे कि मैं जितना काम कर सकता था, रेफरेंसेस मैंने तगड़े तैयार किए, रेफरेंस मैं तैयार कर सकता था, रेफरेंसेस मैंने तैयार करके भेजे। अब आगे अदालतों का काम है, अदालतों में अगर नहीं हो पा रहा तो ये प्रोसिक्यूशन टीम का काम है, ये उनका काम नहीं है। तो इस सूरत हाल में जो है वो शहजाद सलीम साहब जो हैं, अब उनको दोबारा चार्ज दिया गया है, ये पिछली हुकूमत के आते ही। अब एक चीज़ बहुत कन्फ्यूजन लोगों के जहनों में पैदा होगी कि शहजाद सलीम जो है वो मौजूदा हुकूमत, यानी उन पर इल्ज़ाम ये लगा था कि वो शहबाज शरीफ के केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा रहे, और अब जो है वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो कुछ लोगों के जहनों में तो फौरी तौर पर आएगा कि इसका मतलब है कि शहजाद सलीम और शहबाज शरीफ की कोई अलाइनमेंट जो है वो वाकई सेट थी, जिसकी वजह से उनको जो है वो दोबारा लाया गया है। लेकिन हो सकता है कि फैसला चेयरमैन नायब ही का हो और उसमें बाकी जो फरीक हैं उनकी मुदाखलत ना हो। लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। एक बात के इम्कान काफ़ी नज़र आ रहे हैं कि आइंदा दिनों में शायद उस्मान बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो हैं, ये जो DG साहब हैं शहजाद सलीम साहब, ये थोड़े से मुश्किल आदमी साबित हों, या उनके लिए एक ऐसे नापसंदीदा शख्सियत उस्मान बुज़दार के लिए साबित हों। ऐसा लगता है कि उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें हैं वो प्रोब होंगी और उसमें शहजाद सलीम साहब का एक अहम किरदार होगा। तो बहरहाल अब देखिए, शहजाद सलीम साहब को वापस लाया गया है और जमील अहमद साहब जिन्होंने रातों रात आकर यहाँ पर टेक ओवर किया था, अब जमील अहमद साहब को वापस रातों रात ही वापस पिंडी भेज दिया गया है। देखिए आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।